जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में बुध को अलग अलग भावों में प्लेस करवा के और उन्हीं के फलों की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं मीन राशि पे बुध ग्रह अगर हो किसी की कुंडली में मेष लगन में तो उसका कैसा फल हम लोगों को प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो किसी भी ग्रह का फल जब देखना हो तो उसके लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस कुंडली में वो कौन कौन से भावों का स्वामित्व उसको प्राप्त है। दूसरी बात, वो खुद क्रूर ग्रह है या पापी ग्रह है या शुभ ग्रह, ये सब चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में अपने सेटिंग रखनी पड़ेगी। इन सब बातों के लिए सब भावों के कारक हो, ग्रह के कारक हो, नक्षत्रों के कारक या स्वभाव, राशियों के कारक या स्वभाव, ये सब पोस्ट मेरे किए हुए हैं। तो आपको डिटेल में जानकारी करनी है तो वो सब पोस्ट को पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कोई एक ग्रह किसी भी लगन में जिस भी राशि में बैठता है, जिस नक्षत्र में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उसका सम्मिलित फल हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं और उसका फल हम लोगों के ऊपर कितना एप्लीकेबल है, वो सब विषय की जानकारी हम लोग अभी की जो चर्चाएं चल रही है लग्नानुसार उसकी बातें कर रहे हैं। बुध ग्रह अगर 12वें स्थान में मेष लगन में अगर प्लेसमेंट होता है तो आपको संघर्ष से सफलता दिलवाता है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अपनी राशि से सप्तम स्थान में तो आपका कोई पार्टनरशिप का बिजनेस हो सकता है या आपका कोई कंपटीशन एग्जाम है या फाइनेंस वगैरह में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें सफल हो सकते हैं। और बड़ी कोई सर्विस बाकी ग्रह भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे डिप्लोमा, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे आपका फाइनेंस से रिलेटेड सीए सीएस का हो या आईपीएस आईएएस हो, उसमें मंगल या गुरु या सूर्य ये सब ग्रह भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इनमें सफलताओं का चांस बुध की वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है। बुध यहाँ बैठ के आपको सच्चरित्र, सत्यवान, दानवीर, ये सब चीज़ें आपको, वो शुभ ग्रह अलोन अगर बैठता है और स्वतंत्र प्रभाव लेके बैठता है तब ये सब चीज़ें देगी। लेकिन इनमें शुभ और अशुभ फलों में कमी या बेसी वो तब होती है जब कोई पाप या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो जाए या उनकी युति हो जाए, तब फिर उन फलों में आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें हम लोगों को मिलेगी अभ्यास के द्वारा। लेकिन ये बात सही है, बुध 12वें स्थान में बैठने से आप घर में कम और बाहर ज़्यादा रहेंगे, यात्राओं में आपका समय बहुत ज़्यादा बीतेगा। मीन राशि है तो मछली आप साइन देखते ही हैं, मीन राशि वाले आदमी बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय और अपना जीवन उसी अनुसार बिना कोई लड़ाई झगड़े के स्मूथली ज्ञान के द्वारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके अपना जीवन काटना चाहते हैं। और मीन राशि वाले किसी की भी हेल्प का इंतजार नहीं करते, वो खुद अपने बूते अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और अपने दम पे ही प्रोग्रेस करते हैं। मीन राशि पे जब बुध ग्रह जब प्लेस होता है तो उन प्रभावों को और ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि बुध एक खुद शांति प्रिय और ज्ञान से, युक्ति से, तर्क से, वाणी से अपने काम को निकालने वाला होता है। तो इन प्रभावों में वो और ज़्यादा वृद्धि करता है। तो 12वें स्थान में बुध होने की वजह से आदमी का प्रभाव, आदमी की बुद्धि, मतलब अपने स्थान की सीमाओं को क्रॉस कर देती है। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी युक्ति और तर्क और वाणी के द्वारा वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र की भी सीमाओं को क्रॉस करके वो फेमस बन सकता है इंसान। और बार बार वो सब कामों के लिए उसको बाहर भी जाना पड़ सकता है, चाहे आपका इवेंट मैनेजमेंट का काम हो, चाहे कोई भाषण वगैरह जैसे नेता वगैरह होते हैं, चाहे आपके कोई वेद पाठी ब्राह्मण या वेद पाठी संत या बहुत बड़े बड़े संत, तो वो सब के प्रवचन के लिए, या कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें आपको महारत हासिल हो और दूर दूर से लोग आपको बुलाते हो उसके बारे में बताने के लिए, या बहुत अच्छे डॉक्टर या वेद, क्योंकि छठे स्थान से संबंधित ये चीज़ें भी देखनी पड़ती। तो ये सब चीज़ें बुध ग्रह 12वें स्थान पे मीन राशि पे जब बैठते हैं तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे शर्त वही है कि किसी भी क्रूर या पाप ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए सूर्य को छोड़ के। अगर सूर्य की युति है तो बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि सूर्य खुद मेष लगन में आपके पंचम स्थान का कारकत्व लेके और खुद अपना कारकत्व लेके बुध देव के साथ जब बैठेंगे तो बुध देव को भी अपनी ऊर्जा वो प्रदान करेंगे। अब देखिए,
पहले शुरू में जब पाठ चालू किए थे तब मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक इन पाठों का समापन होगा तब तक 2 चीज़ें आपको ज़बानी या कंठस्थ याद हो जाएगी। एक तो ग्रह के बल कैसे देखे जाते हैं, दूसरी अंशों के हिसाब से बल, दूसरी कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, कौन कौन से चरण आते हैं, वो सब चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो ये सम राशि है। सम राशि में कोई भी ग्रह हो 6 अंश तक मृत रहेगा, 12 अंश तक वृद्ध रहेगा, 18 अंश तक युवा रहेगा, 24 अंश तक कुमारावस्था में रहेगा और 30 अंश तक बाल्य अवस्था में रहेगा। जब ये ग्रह जिस जैसी अवस्था में रहते हैं वैसे ही फल आपको प्रदान करते हैं। मतलब मृत और बाल्य अवस्था के ग्रह बहुत कमजोर होते हैं तो आपके पूर्ण फल से वो 25% फल आपको प्रदान करेंगे। वृद्ध और कुमारावस्था के जो ग्रह होते हैं वो बलवान होते हैं, लेकिन पूर्ण अवस्था के वो 50% फल या 70% फल के आसपास आपको प्रदान करेंगे। लेकिन युवा ग्रह जो भी होते हैं वो पूर्ण बली होते हैं, 12 से लेकर 18 अंश तक। वो चाहे सम हो चाहे विषम हो, सेम कंडीशन रहेगी। तो ये ग्रह आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं अपने कारक के हिसाब से, अपने भाव के हिसाब से, अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से। अब इन बलों को, इन अंशों पे अगर कोई ग्रह है और सेम वैसे ही फल देंगे जैसा हम लोगों को पुस्तकों में देखने को मिलता है, ये चीज़ें आपको प्राप्त होगी अभ्यास से। आप कोई भी ज्ञान, कोई भी एजुकेशन, चाहे आप गवर्नमेंट प्रायोजित हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, जब आप कोई भी एजुकेशन लेके और उसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेके बाहर आते हैं तो एज इट इज जैसा आपने पढ़ा है वैसा का वैसा ही प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए ही आपको, जैसे कोई भी चीज़ की आप जब डिप्लोमा लेके कहीं सर्विस वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेनी बोला जाता है, तो आपको ट्रेनिंग के तौर पे कहीं रखा जाता है। उसका कारण यही है, अभ्यास एजुकेशन पे भारी पड़ती है। कई कई जगह हम लोग ये भी देखते हैं कि किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, फिर भी एक पर्टिकुलर फील्ड में उसको बहुत बड़ा ज्ञान है। वो ज्ञान है उसके अभ्यास के द्वारा। अभ्यास हर चीज़ में ज़रूरी है और ज्योतिष में सबसे ज़्यादा अभ्यास ज़रूरी है। जब तक आप अनेक तरह तरह की कुंडलियों पे उस चीज़ों को, ग्रहों को, बलों को समझेंगे नहीं, उनके फलों को समझेंगे नहीं, तब तक कोई भी भविष्य कथन कहना या फल कथन कहना, ये ज्योतिष के साथ और खुद के साथ भी मैं ये बोलता हूँ कि वो अन्याय जैसा ही होगा। क्योंकि जो सुनने वाला है वो आपके ऊपर विश्वास करके आया है और आपका ज्ञान ही अगर परिपक्व नहीं है तो आप खुद के साथ तो अन्याय करेंगे ही, ज्योतिष के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तो आप पहले खुद अपने आप में इतने परिपक्व हो, चाहे अपनी कुंडली चाहे परिवार की कुंडली, उन सबको देख के खुद कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये ऐसा ही होता है। मैंने 50 कुंडलियों में देखा है इस तरह से ग्रह होने से ऐसे फल देंगे। क्योंकि कोई भी एक ग्रह आपको जो बताया जा रहा है वो पूर्ण फल उसका नहीं मिलता है। सब 9 ग्रह कुंडली के ऊपर मिक्स करके आपको फल प्रदान करते हैं। वो उनमें भी गोचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, दशा महादशा का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, वर्ग कुंडलियों का, अष्टक वर्ग का अपना एक अलग ही संसार है। उनके हिसाब से आपको अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या चीज़ देखनी है उनका उसका पता चल सकता है। तो कोई भी ज्ञान लो तो संपूर्ण लो, और अगर ज्ञान नहीं लेना है तो फिर अपने आचार विचार व्यवहार दिनचर्या को सुधारिए। और उसके बारे में दुनिया भर के पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं कि हम लोगों को जो प्रारब्ध का भोग मिलता है, जिनको हम बोलते हैं कि फिक्स भाग्य है, ये इस समय में नॉर्मल भाषा में बोला जाता है कि जन्म, मरण और शादी, इन 3 चीज़ों का भाग्य फिक्स है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो अगर हम लोग जिस समय ये शास्त्र रचे गए थे उसके हिसाब से अगर आज हम लोग इसमें करेक्शन करें तो आप शादी वाला मैटर निकाल दीजिए। आपने देखा होगा चैनल में मैं 200 से ऊपर वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन विवाह संबंध के बारे में मैं कोई वीडियो नहीं देता। क्योंकि वर्तमान काल, यहाँ पे आपको गोचर या विवाह से संबंधित ग्रहों का उस समय आपकी शादी होगी या नहीं होगी, मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई इफेक्ट बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई भी ग्रह के फल प्राप्त करने के लिए हम लोगों के संस्कार और गोचर में जो कर्म कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। विवाह वो भी होता है जो आप साथ में रहते हैं, विवाह वो भी होता है जो आप संस्कारों द्वारा, हवन पद्धति द्वारा, वैदिक संस्कारों द्वारा जब उसको ग्रहण करते हैं।
तो बहुत तरह के विवाह हो गए आजकल प्रचलन में। तो उसके बारे में कुछ बातें बोलना या बताना तो ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे से बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी ने कुंडली पोस्ट की इसका विवाह कब होगा तो उसको बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है और आज तक उसने कितने विवाह कर लिए, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे कैसे भी हो। तो ये विषय थोड़ा लंबा है और मैं जो पाठ दे रहा हूँ उससे थोड़ा अलग है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। बुध ग्रह मीन राशि में होने से मीन राशि में 3 नक्षत्र आएंगे। पूर्वा भाद्रपद का लास्ट चरण, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण और रेवती के चारों चरण। यहाँ पे नक्षत्र भी समापन होता है और यहाँ पे राशियों में 12वीं राशि भी समापन हो जाता है। तो पूर्वा भाद्रपद जैसा पिछली बार भी मैंने बताया था जब 11वें स्थान में था, लेकिन यहाँ पे इसका फल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पूर्वा भाद्रपद मतलब 3.20 डिग्री तक अगर बुध देव है तो वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो अगर 3.20 डिग्री तक है तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आपके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टि या युति है तो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा फल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने से बुध देव का आपको प्राप्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरा भाद्रपद अगर 3.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक अगर बुध मीन राशि में है तो वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामित्व शनि देव के पास है। उसमें आपको देखनी पड़ेगी शनि देव की क्या बुध देव के साथ युति है, शनि देव की क्या दृष्टि है बुध देव के पास, या शनि देव का प्लेसमेंट कैसा है, वो सब देखना पड़ेगा आपको। अगर शनि देव का कोई भी संबंध बुध ग्रह के साथ होता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। शनि देव उत्तरा भाद्रपद का स्वामित्व मिलने की वजह से एक तो आपके जैसे आप ये समझो कि वास्तु विद्या हो, तप हो, दान हो, तपस्या हो, वेदाध्ययन हो, संन्यास हो, राजपथ हो, ये सब के कारक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। अगर यहाँ पे बुध बैठते हैं तो बुद्धि के द्वारा इन सब कारकों में और बढ़ोतरी करेंगे। मतलब आपके ज्ञान में, आपको संसार से विरक्ति में, आपको तपस्या में, आपको राज्य पद प्राप्त करने में बाकी ग्रह का भी अगर सपोर्ट मिलता है तो ये सब चीज़ों में वो बढ़ोतरी करने से आप बहुत अच्छे तपस्वी हो सकते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिष शास्त्र या और कोई ज्ञान में, चाहे वेद वगैरह का हो, पौराणिक ज्ञान हो या इतिहास से संबंधित हो, जो बहुत कम इंसानों को होता है, उसमें आप बहुत बड़ी उन्नति कर सकते हैं और दूर दूर तक आपकी ये सब कामों में ख्याति हो सकती है। राज्य पद में, मंत्री पद या फिर प्रशासनिक अधिकार का कोई पद, वो सब प्राप्त यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बुध देव होने से और शनि देव का भी साथ मिले तो वो आपको करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक रेवती नक्षत्र रहेगा। अगर बुध देव मीन राशि में 16.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक है तो वो रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र का स्वामित्व खुद बुध देव को प्राप्त है और रेवती नक्षत्र में अगर को बुध देव यहाँ पे मीन राशि पे है तो अपना सबसे अच्छा फल मीन राशि में 12वें स्थान में बुध देव यहाँ पे आपको देंगे। क्यों? क्योंकि रेवती नक्षत्र खुद समुद्र से कनेक्टेड, समुद्र से उत्पन्न पदार्थों से कनेक्टेड, समुद्री यात्राओं से कनेक्टेड, पानी से संबंधित कामों से कनेक्टेड होता है और मीन राशि खुद उन सब से कनेक्टेड होती है। और बुध देव जब इन सब कारकों में, इन सब कामों में, जब बुध देव का ज्ञान इनके साथ जब सम्मिलित होता है, एक तो देखिए समुद्र से कनेक्टेड छोटे मोटे मछुआरे भी होते हैं। अगर रेवती नक्षत्र से संबंधित कोई चीज़ हो जाए किसी के भी साथ तो वो समुद्र के आसपास भी रह सकता है, समुद्र उसको अच्छा भी लग सकता है। लेकिन अगर उसी नक्षत्र में बुध देव खुद विराजमान हो और 12वें स्थान में हो तो आप ये यकीन मान के चलिए ऐसे आदमी की बहुत लंबी लंबी यात्राएं समुद्र के द्वारा होती है। समुद्र से संबंधित बहुत बड़े बड़े काम या उसका ज्ञान कि समुद्र के अंदर क्या क्या मिलता है, समुद्र के अंदर कौन सी जगह क्या चीज़ हो सकती है, समुद्र के बारे में जितना गहन अध्ययन इन लोगों का होता है, चाहे वो एजुकेशन की वजह से हो, चाहे अपने ग्रह के ज्ञान और नक्षत्र के प्रभाव की वजह से वो ज्ञान प्राप्त करना हो, तो इन सब में पारंगत होता है इंसान। अगर स्वतंत्र प्रभाव हो, किसी की दृष्टि नहीं हो, अपना पूर्ण प्रभाव अगर रेवती नक्षत्र में 12वें स्थान में बुध देव दे रहे हैं तो ऐसा कुछ फल रेवती नक्षत्र में होने की वजह से होता है। बाकी चीज़ें
इनमें कमी और बेशी, अशुभ या शुभ, वो सब चीज़ें आपको बाकी ग्रहों की दृष्टि, बाकी ग्रहों की युति और बाकी जगह में कौन से ग्रह बैठे, क्योंकि सम्मिलित फल आपको सब ग्रहों को मिला के ही बताना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उस नक्षत्र के कारकत्व से कुछ न कुछ अंश जातक के दिमाग में, जीवन में, हार्ट में वो फीड रहेगा। वो चाहे दूसरी और कोई ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है या दूसरा ग्रह इससे ज़्यादा सपोर्ट कर दिया और आप कोई दूसरी लाइन में चले गए, तो भी वो चीज़ें उसको पसंद आएगी। वो समुद्र की तरफ घूमना, समुद्र की तरफ जाना या समुद्र में कुछ टाइम बिताना उसको अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें आपको अभ्यास के द्वारा समझ में आएगी। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ों का पता चलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि श्लोकों की व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने हिसाब से की है। किसी पुस्तक में एक ही श्लोक की व्याख्या अलग तरीके से है तो दूसरी पुस्तक में थोड़ी अलग तरीके से है। इन सबको समझने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास जब तक नहीं होगा इस सब्जेक्ट का, तब तक इसको समझना बहुत मुश्किल है। मेरी कोशिश यही थी कि मैं 3-4 चीज़ों को सम्मिलित करके आपको फल बताऊं, जिससे आप भी उसको समझें और अभ्यास के द्वारा भी समझने का कोशिश करें। तो आशा है मित्रों, पाठ आपको पसंद आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। जय माता।